नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं 12वीं की ऐच्छिक हिंदी की सामान्य पाठ्य पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम के लघु प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। इनमें से आधे प्रश्नोत्तर हम पहले अंक में ही कर चुके हैं। आज इस दूसरे अंक में बाकी के बचे हुए प्रश्नोत्तर हम करेंगे और इन्हें कर लेने के उपरांत आपका ये पाठ्यक्रम पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा और बोर्ड परीक्षा में आप प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ हो सकेंगे। तो यदि आपने ध्यानपूर्वक प्रारंभ से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखा और सुना तो आपके ये समस्त लघु प्रश्नोत्तर अच्छी तरह से तैयार हो सकते हैं और बोर्ड परीक्षा का डर आपके मन से निकल सकता है। बस आपको नियम यह बनाना होगा कि प्रतिदिन रात को सोने से पहले ये वीडियो सुन करके ही सोना है, ताकि आप इन सभी प्रश्नोत्तरों को अच्छी तरह से याद कर पाएं। तो आइए प्रारंभ करते हैं अभिव्यक्ति और माध्यम के लघु प्रश्न उत्तर। हम 30 प्रश्न अपनी पहली वीडियो में कर चुके हैं, तो आज प्रश्न संख्या 31 से प्रारंभ कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 31 है, संचार क्या है? तो इसका उत्तर होगा, दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा विचारों, सूचनाओं का विभिन्न माध्यमों द्वारा आदान प्रदान संचार कहलाता है। ये विभिन्न माध्यम कौन से हो सकते हैं? जैसे रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र, कोई भी माध्यम हो सकते हैं। तो किसी भी माध्यम द्वारा आदान प्रदान संचार कहलाता है। अगला है, चौथा खंबा किसे कहते हैं? पत्रकारिता अथवा मीडिया को चौथा खंबा कहते हैं। 3 खंबे कौन से हैं? हमारे विधान पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये लोकतंत्र के 3 खंबे कहे जाते हैं और चौथा खंबा मीडिया। अगला प्रश्न है, समाचार के किन्हीं 2 तत्वों का वर्णन करो? नवीनता, जनरुचि। अगला प्रश्न, पत्रकार की बैसाखियों से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर होगा, तथ्यपरक सच्चाई, विश्वसनीयता, निष्पक्षता, स्पष्टता, ये पत्रकार की बैसाखियां हैं। फिर से बोल रही हूँ एक बार, तथ्यपरक सच्चाई, विश्वसनीयता, निष्पक्षता और स्पष्टता। अगला प्रश्न, समाचार लेखन के 6 ककार कौन से हैं? यह बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रायः पूछा जाता है क्या, कौन, कहाँ, कब, कैसे और क्यों, यानी जिन जिन शब्दों के प्रयोग से प्रश्न बनाए जाते हैं और क वाले जो शब्द हैं उन्हीं को हम ककार कहते हैं। क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे। अगला प्रश्न है, रेडियो की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो उत्तर होगा, रेडियो की भाषा सरल, सहज, सुबोध होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 37, विशेष लेखन से क्या तात्पर्य है? किसी विशेष विषय पर विशेष जानकारी के पश्चात किया गया लेखन विशेष लेखन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 38 की ओर। स्टिंग ऑपरेशन क्या है? तो इसका उत्तर होगा, किसी सनसनीखेज मामले में किसी तकनीक या गुप्त कैमरे की मदद से भ्रष्टाचार या घोटाले का पर्दाफाश करना स्टिंग ऑपरेशन कहलाता है। बच्चों, हम अक्सर सुनते हैं कि स्टिंग ऑपरेशन करके किसी नेता को रंगे हाथों पकड़ा, किसी अभिनेता का स्टिंग ऑपरेशन से भंडाफोड़ हुआ। तो ये सब जो हैं सनसनीखेज मामले होते हैं, जिसमें किसी न किसी तकनीक या फिर गुप्त कैमरे की मदद ली जाती है। तो इसीलिए किसी सनसनीखेज मामले में किसी तकनीक या गुप्त कैमरे की मदद से भ्रष्टाचार या घोटाले का पर्दाफाश करना स्टिंग ऑपरेशन कहलाता है। प्रश्न संख्या 39, पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका उत्तर है, पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं, पूर्णकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर। पूर्णकालिक पत्रकार वे होंगे जो पूरे समय के लिए किसी एक समाचार पत्र से जुड़े होंगे। अंशकालिक जो कुछ निश्चित समय के लिए किसी समाचार पत्र से जुड़े होंगे। और फ्रीलांसर किसी एक समाचार पत्र से जुड़े हुए नहीं होते। इसका उत्तर हम अगले वाला पढ़ने ही जा रहे हैं। प्रश्न संख्या है 40, फ्रीलांसर पत्रकार किसे कहते हैं? जो पत्रकार किसी एक पत्र से संबद्ध नहीं होता, किसी भी पत्र के लिए लिखता है
और पारिश्रमिक प्राप्त करता है उसे फ्रीलांसर पत्रकार कहते हैं। फ्रीलांसर का अर्थ हुआ स्वतंत्र, यानी ऐसा स्वतंत्र पत्रकार जो किसी भी समाचार पत्र के लिए लिख सकता है और बदले में पारिश्रमिक प्राप्त करता है। प्रश्न संख्या 41, लाइव से आप क्या समझते हैं? घटना स्थल से सीधे जानकारी दर्शकों या श्रोताओं तक पहुंचाना लाइव कहलाता है। यहाँ बच्चों ये शब्द ध्यान रखना, सीधे जानकारी। लाइव का अर्थ है घटना स्थल से बिल्कुल सीधी की सीधी जानकारी, विदाउट एनी एडिटिंग, कोई भी उसमें बदलाव किए बिना सीधे जानकारी दर्शकों या श्रोताओं तक पहुंचाना लाइव कहलाता है। और प्रश्न संख्या 42 है, भारत का पहला छापाखाना कब, कहां और क्यों खुला? बहुत बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न। भारत का पहला छापाखाना 1556 में गोवा में ईसाई मिशनरियों ने अपने धर्म के प्रचार के लिए खोला। प्रश्न संख्या 43 है, स्तंभ लेखन क्या होता है? तो इसका उत्तर होगा स्तंभ लेखन विचार परक लेखन का एक रूप है। कुछ महत्वपूर्ण लेखक अपने खास वैचारिक रुझान के लिए जाने जाते हैं। उनकी अपनी एक लेखन शैली भी होती है जो नियमित रूप से किसी समाचार पत्र के लिए लिखते हैं। इसे स्तंभ लेखन कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा समाचार पत्रों में जो प्रायः कुछ निश्चित कॉलम आते हैं उन्हीं को हम स्तंभ लेखन कहते हैं। अगला है एंकर बाइट से आप क्या समझते हैं? किसी घटना की सूचना देने और दृश्य दिखाने के साथ ही घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों का कथन दिखाना और सुनाना एंकर बाइट कहलाता है, ताकि खबर को प्रामाणिकता दी जा सके। यहाँ एंकर का अर्थ है दिखाने वाला और बाइट का अर्थ है कथन, यानी दिखाना भी और कथन को सुनाना भी, वो कहलाएगा एंकर बाइट। अगला प्रश्न, एंकर पैकेज क्या है? किसी भी खबर को संपूर्णता के साथ पेश करना एंकर पैकेज कहलाता है। इसमें संबंधित घटना के दृश्य, उससे जुड़े हुए लोगों की बाइट एवं ग्राफिक्स के जरिए जरूरी सूचनाएं होती हैं। तो बच्चों पैकेज का अर्थ क्या हुआ? संपूर्णता, यानी दिखाना, सुनाना और जरूरी सूचनाएं देना। अगला प्रश्न, डेस्क किसे कहते हैं? समाचार पत्र कार्यालय में किसी विशेष लेखन के लिए पत्रकारों के समूह के निश्चित स्थान को डेस्क कहते हैं। अगला प्रश्न, पीठ पत्रकारिता क्या है? प्रायः किसी के चरित्र हनन या सनसनीखेज घटनाओं को उभारने वाली पत्रकारिता पीठ पत्रकारिता कहलाती है। पीठ पत्रकारिता का एक और नाम पेज 3 पत्रकारिता भी है, जो कि पेज नंबर 3 से अभिप्राय नहीं है, अपितु किसी के चरित्र हनन से संबंधित सनसनीखेज पत्रकारिता है। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 48, संचार प्रक्रिया में फीडबैक का महत्व बताइए। समाचार प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया को फीडबैक कहते हैं। इसी के आधार पर संदेश में सुधार किया जाता है व संचार प्रक्रिया आगे बढ़ती है। प्रश्न संख्या 49, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? यह किस संस्था के अंतर्गत आता है? तो इसका उत्तर है ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में हुई थी। यह प्रसार भारती नामक संस्था के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 50, इंटरनेट पत्रकारिता की लोकप्रियता के 2 कारण लिखो। उत्तर होगा पहला, इससे समाचारों का सत्यापन शीघ्र हो जाता है और दूसरा, इसकी मदद से खबरों की पृष्ठभूमि तैयार की जाती है। अगला प्रश्न, बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में क्या अंतर है? बीट रिपोर्टिंग के लिए संवाददाताओं को अपने क्षेत्र के बारे में पर्याप्त जानकारी और दिलचस्पी का होना जरूरी है, किंतु विशेषीकृत रिपोर्टिंग में किसी विशेष क्षेत्र या विषय से जुड़ी घटनाओं का, तथ्यों का बारीकी से विश्लेषण किया जाता है। तो बच्चों जैसा कि आपको मालूम ही है, बीट का अर्थ होता है क्षेत्र। यदि क्षेत्र की रिपोर्टिंग है तो उसके लिए केवल सामान्य जानकारी और दिलचस्पी ही काफी है क्षेत्र के बारे में, और यदि विशेषीकृत रिपोर्टिंग है तो किसी विशेष क्षेत्र या विषय से जुड़ी विशेष जानकारी, यानी बारीकी से विश्लेषण के बाद जानकारी प्राप्त करके तब रिपोर्टिंग की जाएगी। प्रश्न संख्या 52, संपादकीय किसे कहते हैं? अखबार के संपादकीय पृष्ठ पर संपादक की ओर से छपने वाला लेख संपादकीय कहलाता है।
इसे अखबार की आवाज माना जाता है। यह किसी व्यक्ति का विचार न होकर पत्र समूह की राय होती है, इसलिए संपादकीय के नीचे किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं होता। प्रश्न संख्या 53, इन डेप्थ रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं? बच्चों, इन डेप्थ का अर्थ क्या है? गहराई से। तो इसलिए इन डेप्थ रिपोर्ट में सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध तथ्यों, सूचनाओं और आंकड़ों की गहराई से छानबीन की जाती है। अगला प्रश्न, भारत में इंटरनेट पत्रकारिता कब से शुरू हुई? तो इसका उत्तर होगा, भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का पहला दौर 1993 में शुरू हुआ और दूसरा दौर सन 2003 से अभी तक चल रहा है। प्रश्न संख्या 55, ड्राई एंकर से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है, ड्राई एंकर वह होता है जो समाचार के दृश्य नहीं आने तक दर्शकों को रिपोर्ट से मिली जानकारी के आधार पर समाचार से संबंधित सूचना देता है। तो बच्चों, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, ड्राई का अर्थ है सूखा, यानी केवल सूखी सूचनाएं दे देना, कोई दृश्य इत्यादि न दिखाना। तो दृश्य न आने तक दर्शकों को रिपोर्ट से मिली जानकारी के आधार पर समाचार से संबंधित केवल सूचनाएं देना ड्राई एंकर का काम है। प्रश्न संख्या 56, संपादन से क्या तात्पर्य है? संपादन से तात्पर्य है प्राप्त समाचारों को अशुद्धियां दूर करके समाचार पत्र में प्रकाशित होने योग्य बनाना। संपादन का अर्थ होता है एडिटिंग, यानी गलतियों को दूर करके छपने लायक बनाना। प्रश्न नंबर 57, स्वतंत्रता पूर्व की किन्हीं दो पत्रिकाओं के नाम लिखो। तो इसका उत्तर होगा माधुरी और हंस। अगला है, एंकर इन का क्या अर्थ है? एंकर इन में एंकर सूचना या समाचार को पढ़ता है, बाद में घटना से संबंधित कुछ दृश्य भी दिखाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 59, वेब पत्रकारिता क्या है? इंटरनेट पत्रकारिता को ही वेब पत्रकारिता कहते हैं। भारत में वेब पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय तहलका.com को जाता है। प्रश्न संख्या 60, डेडलाइन से क्या तात्पर्य है? अखबार या पत्रिका में समाचार या रिपोर्ट को प्रकाशन के लिए स्वीकार करने की एक निश्चित समय सीमा होती है, इसी को ही डेडलाइन कहते हैं। बच्चों, मुझे आशा है कि आपको ये सभी छोटे छोटे प्रश्न उत्तर अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। एक चीज और मैं बताना चाहती हूँ कि आपकी परीक्षा में एक 5 अंक का दीर्घ प्रश्न भी आता है, जो कि इसी पाठ्यक्रम पर ही आधारित होता है। यदि आपने ये सभी छोटे प्रश्न अच्छी तरह से कर लिए तो इन्हीं की मदद से वे दीर्घ प्रश्न भी आप कर पाएंगे। कैसे? क्योंकि एक ही विषय पर यदि आपने सारे छोटे प्रश्न उत्तर अच्छी तरह से समझ रखे हैं तो उनको मिला करके उनकी मदद से दीर्घ प्रश्न का उत्तर भी दिया जा सकता है। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक व शेयर कीजिए, और यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब बटन को अवश्य दबा दीजिए, और साथ ही बेल आइकॉन को दबाने से आपको मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट तुरंत मिल पाएगी। धन्यवाद।